हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 12 की पाठ्यपुस्तक भारत लोक और अर्थव्यवस्था चल रही है। आज आपका यहां पर अध्याय 12वां है। यहां पर हम लोग भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याओं से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, सतलुज, यमुना, गोदावरी। दिए गए विकल्पों में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड नदी जो है वो यमुना नदी है, तो आपका सही आंसर है यहां पर सी वाला। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जलजन्य है? नेत्र श्लेष्मला शोथ, अतिसार, श्वसन संक्रमण, श्वास नली शोथ। देखिए यहां पर जो डायरिया रोग है यानी अतिसार रोग है ये जलजन्य रोग है, और बाद बाकी ये तीनों रोग जो हैं ये वायुजन्य रोग हैं। तो आपका यहां पर सही आंसर है बी वाला। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, सौर प्रदूषण या वायु प्रदूषण। देखिए जब वायुमंडल में पॉल्यूशन की मात्रा बढ़ जाती है तब अम्लीय वर्षा होती है, तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। चौथा प्रश्न है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं प्रवास के लिए, भूनिम्नीकरण के लिए, गंदी बस्तियां, वायु प्रदूषण। देखिए प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारकों को अंग्रेजी में पुश और पुल फैक्टर कहा जाता है। इनका संबंध जो प्रवास से है। प्रतिकर्ष कारकों में वे कारक शामिल हैं जो कि किसी व्यक्ति को अपना मूल स्थान छोड़ने के लिए विवश करते हैं। अपकर्ष कारकों में वो कारक शामिल हैं जो कि किसी व्यक्ति को उस स्थान के लिए आकर्षित करते हैं। जैसे ग्रामीण संदर्भ में जो है बेरोजगारी की समस्या है, वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं की अभाव है, इसके अलावा वहाँ पर उच्च शिक्षा के अवसर नहीं है, तो ये सब क्या प्रतिकर्ष कारक हैं। वहीं शहरों की ओर जो है रोजगार भी है, इसके अलावा रोजगार के साथ साथ वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं भी हैं, अच्छी उच्च शिक्षा के संस्थान भी हैं, तो ये सब अपकर्ष कारक के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण प्रदूषण मानवीय क्रियाकलापों के अपशिष्ट उत्पादों से मुक्त द्रव्य एवं ऊर्जा का परिणाम है। दस्त यानी डायरिया, आंतों के कृमि, हेपेटाइटिस वायुजनित बीमारियां हैं। आपको यहां बताना है कौन सा कथन आपका सही है। देखिए यहां पर पहला वाला बिल्कुल सही है। जो आपका पर्यावरण प्रदूषण है ये मानवीय क्रियाकलापों के जो अवशिष्ट उत्पाद हैं इनसे मुक्त द्रव्य, इनसे मुक्त यानी पदार्थ और उससे निकली ऊर्जा का परिणाम है। तो यहां पर आपका पहला वाला सही है। डायरिया, आंतों के क्रम और हेपेटाइटिस ये वायुजनित नहीं बल्कि जल जनित रोग हैं, तो यहां पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। यहां पर आपका केवल पहला वाला सही है, तो आंसर है यहां पर ए, केवल एक सही है। छठवां प्रश्न है, जल प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब जल में निलंबित कण, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों की सांद्रता बढ़ जाती है तो जल प्रदूषित हो जाता है। जल प्रदूषण प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त प्रदूषकों से नहीं होता। मानव जल को उद्योगों, कृषि एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से प्रदूषित करता है। आपको यहां बताना है कौन सा कथन यहां पर सही है। देखिए यहां पर पहला वाला सही है। जब जल में निलंबित कण, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों की सांद्रता बढ़ जाती है तो जल दूषित हो जाता है। जल प्रदूषण जो है प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त जो प्रदूषक हैं जैसे कि अपरदन, भूस्खलन, पेड़ पौधे या पशु जो है मर जाते हैं तो उनके सड़ने गलने से जो प्रदूषक निकलते हैं उनसे प्रदूषित भी होता है। तो यहां पे लिखा है इनसे प्रदूषित नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड वाला यहां पर सही है। मानव जो है जल को उद्योगों, कृषि और सांस्कृतिक जो क्रियाकलाप हैं इनके माध्यम से दूषित करता है। तो यहां पर आपका एक और तीन सही है, तो सही आंसर है यहां पर सी वाला, केवल एक और तीन। सातवां प्रश्न है, गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष शुरू किया गया था? 2005, 1995, 2015, 1985। देखिए गैप को, इसको शॉर्ट में गैप भी कहा जाता है, जीएपी, या फिर इसको गंगा एक्शन प्लान भी कहते हैं। तो इस प्लान को 1985 में स्टार्ट किया गया था, तो आपका सही आंसर है यहां पर डी वाला। आठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जल से होने वाला रोग नहीं है? हैजा, आंत्रज्वर, हेपेटाइटिस, यक्षमा।
देखिए ये सभी रोग जो हैं जल से होने वाले रोग हैं, जबकि यक्ष्मा या फिर जिसको ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी कहा जाता है, ये रोग वायु से होता है, वायुजनित रोग है। तो आपका सही आंसर है यहां पर डी वाला। 9वां प्रश्न है, नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? 2014, 2015, 2016, 2017। नमामि गंगे परियोजना की स्टार्टिंग जो है 2014 में की गई थी, तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 10वां प्रश्न है, प्रदूषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उर्वरक धरातली जल में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। वायु प्रदूषण में सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड सन्निहित होते हैं। अनुचित मानवीय क्रियाकलाप, अनुपचारित औद्योगिक अपशिष्ट का निपटान, उर्वरकों का उपयोग भू प्रदूषण को बढ़ाने वाले कारक हैं। आपको यहां बताना है कौन सा सही नहीं है। देखिए जब उर्वरक पानी के साथ मिलकर, पानी के साथ घुलकर जब ये धरातली जल में चले जाते हैं या ग्राउंड वाटर में ये नीचे की तरफ पहुंच जाते हैं, तो ग्राउंड वाटर में ये नाइट्रेट की मात्रा को बढ़ा देते हैं, ना कि ऑक्सीजन की मात्रा को। तो ये नाइट्रेट की मात्रा को जमीन के पानी में बढ़ा देते हैं, तो यहां पर आपका पहला वाला गलत हो जाएगा। वायु प्रदूषण में सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड ये सब मिले होते हैं। इसके अलावा जो अनुचित मानव क्रियाकलाप हैं, अनुपचारित औद्योगिक अपशिष्ट का निपटान है, उर्वरकों का उपयोग है, ये सब भू प्रदूषण को बढ़ाने वाले कारक हैं। देखिए यहां पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, यहां पर केवल पहला वाला सही नहीं है, तो यहां पर आंसर होगा आपका सी वाला। 11वां प्रश्न है, वायु प्रदूषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायु प्रदूषण को धूल, धुआं, गैसें, कुहासा, दुर्गंध और बाष्प जैसे संदूषकों की वायु में अवृद्धि और उस अवधि के रूप में लिया जाता है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक होते हैं। नगरों में गर्मियों के पश्चात पहली बरसात में पीएच का स्तर उत्तरवर्ती बरसातों से सदैव अधिक होता है। आपको यह बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए वायु प्रदूषण को धूल, धुआं, गैस, कुहासा, दुर्गंध और बाष्प जैसे जो प्रदूषक हैं, इनकी वायु में अवृद्धि और कितने समय तक ये वायु में रहते हैं और लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, उस रूप में वायु प्रदूषण को लिया जाता है। तो यहां पर आपका पहला वाला सही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वायु प्रदूषण के बढ़ने पर अम्लीय वर्षा होती है, और आप लोगों ने पीएच मान के बारे में पढ़ा होगा। पीएच मान में 7 जो होता है वो उदासीन मान होता है। जल का पीएच मान 7 होता है। 7 से कम जैसे जैसे पीएच मान होगा तो वो अम्लीय हो जाएगा, और 7 के बराबर या 7 से ऊपर पहुंचने पर ये क्षारीय हो जाता है। तो जब नगरों में गर्मियों के बाद जो पहली वर्षा होती है उसका पीएच मान कम होता है, यानी बाद वाली वर्षा की तुलना में उसका पीएच मान अधिक नहीं होता है, बल्कि ये सदैव कम होता है। यानी ये अम्लीय वर्षा होती है, पहली वाली वर्षा लगभग अम्लीय वर्षा होती है, तो इसका जो पीएच मान है बाद बाकी जो पिछली वर्षाएं होती हैं उनसे ये कम होता है, ना कि अधिक। तो यहां पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। यहां पर पूछा गया कौन सा सही नहीं है, यहां पर बी वाला सही नहीं है, तो आंसर है आपका सेकंड, केवल 2। 12वां प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न ध्वनि का मानव की सहनीय सीमा से कम तथा सहज होना ध्वनि प्रदूषण है। ध्वनि प्रदूषण की माप डेसिबल में की जाती है। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता प्रदूषण के स्रोत जैसे कि औद्योगिक क्षेत्र, परिवहन मार्ग, हवाई अड्डे इत्यादि मुख्य मार्ग से दूर कम होती जाती है। आपको यह बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न ध्वनि का जब मानव की सहनीय सीमा से अधिक, कम नहीं बल्कि अधिक, सहनीय सीमा से अधिक और असहज होना ही ध्वनि प्रदूषण है। सहज होना नहीं बल्कि यहां पर असहज होना ही ध्वनि प्रदूषण है। तो यहां पर आपका पहला वाला जो है ये गलत हो जाएगा। सेकंड वाला यहां पर सही है। ध्वनि प्रदूषण की जो तीव्रता होती है इसकी माप डेसिबल में की जाती है। ध्वनि प्रदूषण की जो तीव्रता है, इसके प्रदूषण के जो स्रोत होते हैं, जैसे जैसे उनकी दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे कम होती जाती है। तो यहां पर आपका थर्ड वाला सही है। यहां पर आपका 2 और 3 सही है, तो आपका सही आंसर होगा डी वाला, केवल 2 और 3। 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भू क्षेत्र प्राकृतिक कारकों से निम्नलिखित नहीं है? मरुस्थलीय क्षेत्र, स्थानांतरित कृषि क्षेत्र, हिमानी क्षेत्र, बंजर चट्टानी क्षेत्र। देखिए यहां पर जो स्थानांतरित कृषि क्षेत्र है, जहां पर झूम खेती की जाती है, यह कार्य जो है मानव क्रियाकलापों से भू निम्नीकृत होता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है यहां पर बी वाला। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की ओर जनसंख्या प्रवाह का एक कारण नगरीय एवं शहरी क्षेत्रों के बीच विकास का असंतुलित प्रारूप है।
भूनिम्नीकरण का कारण मृदापर्दन, लवणता तथा भूक्षारता है। भूनिम्नीकरण का अभिप्राय स्थायी या अस्थायी तौर पर भूमि की उत्पादकता की कमी है। आपको यहां बताना है कौन सा कथन सही है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर जो जनसंख्या का प्रभाव होता है, उसका रीजन ये है कि नगर और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, इनमें विकास के बीच में असंतुलित प्रारूप है। नगर ज़्यादा विकसित हैं, वहीं जो ग्रामीण क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। यही कारण है कि लोग गांव से पलायन करके शहरों की ओर उन्मुख होते हैं, शहरों की ओर प्रवास करते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला सही है। भूनिम्नीकरण का जो कारण है, इसमें मृदापर्दन, लवणता और भूक्षारता शामिल है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला भी सही है। भूनिम्नीकरण का मतलब है कि यहाँ पर जो भूमि की उत्पादकता है वो स्थायी या अस्थायी तौर पर उसमें कमी आ जाती है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला भी सही है। यहाँ पर आपके तीनों ही सही हैं, तो आंसर है आपका डी, यानी 1, 2 और 3। 15वां प्रश्न है, गंदी बस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंदी बस्तियां पर्यावरण की दृष्टि से बेमेल और निम्नलिखित क्षेत्रों पर स्थापित होती हैं। गंदी बस्तियां न्यूनतम वांछित आवासीय क्षेत्र होती हैं। गंदी बस्ती की अधिकांश जनसंख्या संगठित क्षेत्र में आर्थिक जोखिम भरे कार्यों में संलग्न होती है। आपको यहां बताना है कौन सा यहां पर सही नहीं है। देखिए, गंदी बस्तियां उन इलाकों में स्थापित होती हैं जो कि पर्यावरण की दृष्टि से बेमेल होते हैं और निम्नलिखित क्षेत्र होते हैं। जैसे कि जो शहर से दूर जो यहाँ पर गार्बेज लैंड वगैरह होती है सरकार की, जहाँ पर कचरा डंप किया जाता है, उस तरह के जो क्षेत्र हैं जो सरकार ने घोषित किए यहाँ पे कचरा फेंकना है, तो वहाँ पर बस्तियाँ बस जाती हैं। रेलवे पटरियों के सहारे सारे जो बिल्कुल खाली ज़मीन पड़ी रहती है, बेकार ज़मीन होती है, वहाँ बस जाती हैं। या फिर शहर में ही जो बंजर या फिर ऐसी जगह होती है, नाले वगैरह की साइड में जगह होती है जो कि पर्यावरण की दृष्टि से बेमेल और निम्नलिखित क्षेत्र हैं, वहाँ पर बस्तियाँ ये स्थापित हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला सही है। गंदी बस्तियाँ जो है ये न्यूनतम वांछित आवासीय क्षेत्र होते हैं, क्योंकि इनमें जो अवसंरचना है उसका अभाव होता है। यहाँ पर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमी होती है, सड़कें वगैरह प्रॉपर नहीं होती हैं, जल की निकासी प्रॉपर नहीं होती है, लाइट वगैरह का भी प्रॉपर इंतजाम नहीं होता है, यानी सूर्य का प्रकाश भी यहाँ के घरों में आसानी से नहीं पहुँच पाता है, इतना ज़्यादा सघनता यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला भी सही है। इन बस्तियों की जो अधिकांश जनसंख्या है वो संगठित क्षेत्र में नहीं बल्कि असंगठित क्षेत्र में काम करती है। जैसे इसमें रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं या फिर मजदूर वगैरह लोग हैं, ये सब लोग इसमें ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला यहाँ पर गलत है। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, यहाँ पर आपका केवल तीसरा वाला सही नहीं है, तो आंसर है आपका सी वाला। इसी के साथ आपकी सीरीज यहाँ पर एंड हो जाती है। हम लोगों ने 6 से 12 तक की पूरी एनसीईआरटी ज्योग्राफी कवर कर ली है। उससे संबंधित जो अभ्यास प्रश्नों की सीरीज है वो भी यहाँ पर आज खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को इससे संबंधित नोट्स और अभ्यास प्रश्नों का पूरा संकलन चाहिए, उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर कॉन्टैक्ट करना होगा, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।